गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिएगा क्विज 10 के सॉल्यूशंस जो है स्टार्ट करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ क्विज के अंदर, ठीक है ना। और इन क्विजों में जो ट्रिक्स आप लोगों को बताई जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो टेक्निक्स बताई जाती है, इनको बाकायदा अपनी कॉपी में नोट करके रख लो मेरे दोस्त। बहुत काम आने वाली चीजें हैं, बिल्कुल भी इनको मिस मत करो कतई भी, ठीक है ना। ये सारी क्विजों के अंदर जो ट्रिक्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो मैं ट्रिक्स है आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों के पास क्या था, एग्जाम में पैटर्न्स का क्या होना चाहिए था, कैसे हम लोग और लोगों से आगे निकलेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी वन बाई वन। इसलिए आप लोगों का लगातार जुड़े रहना, वीडियोज को देखना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी वीडियो को डेली देखना, ये बहुत जरूरी है। डेली सुबह 8 बजे अपनी क्विज का वीडियो आता है। वीडियो के खत्म होते ही क्विज जो है, नेक्स्ट क्विज जो है वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, उनको भी आप ज्वाइन करवाइएगा। क्विज को सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको डेली बोलता हूँ, क्विज का जैसे जो भी क्विज आपके पास पहुंचती है, तो क्विज पर जो लीव ए कमेंट आता है उसमें अपने आंसर्स को कमेंट जरूर किया करो। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, आपसे नहीं हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन के आगे लिखेंगे नॉट अटेम्प्ट, मतलब ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है ना। किया है तो क्या आंसर आपका निकाला है, उस आंसर को आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मुझे पता लगे कि कहाँ कितनी वीकनेस आप लोगों की चल रही है और उन चीजों को अपन लोग दूर करते चले, ठीक है ना। ओके, रेस्पॉन्स करने लगे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। बहुत खुशी मिल रही है मुझे इस देखकर कि आप सभी लोग क्विज का जो है रेस्पॉन्स कर रहे हैं। जो लोग क्विज का रेस्पॉन्स अभी करना चालू नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, क्विज के टेलीग्राम पर क्विज के कमेंट सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर अपने आंसर्स को कमेंट करना आप लोग शुरू कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो के कमेंट में तो अपना फीडबैक आप लोगों को देना ही देना अच्छा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है ना। लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्विज का सॉल्यूशन। पहला सवाल देखने में आपको आसान लगता होगा और कई लोग तो इसे देख करके इसलिए छोड़ देते हैं कि सर लेंथी प्रोसेस जाएगा, कैलकुलेटिव सवाल जाएगा, मानक विचलन और जो भी डाटा दे दिए इनको मानक विचलन हम कैसे निकालेंगे साहब, या में तो बहुत टाइम लग जाएगा। भैया कतई टाइम ना लगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, टाइम ना लगे दिमाग लगे, का समझे, टाइम ना लगे दिमाग लगे। अब सवाल की टेक्निक समझना, कैसे सवाल को हम पकड़ते हैं। एक तो मानक विचलन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने दिमाग में आप लोग सेट कीजिएगा, सिग्मा ए एक्स प्लस बी इजिकल टू होता है मॉड ए सिग्मा एक्स, मॉड ए सिग्मा एक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस ट्रिक को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ऐसी ट्रिक्स, ऐसे फॉर्मूले आपको हम फॉर्मूला पोस्ट के माध्यम से भी, आपकी कमजोरियों को ढूंढ ढूंढ करके मैं फॉर्मूला पोस्ट के माध्यम से टेलीग्राम्स पर अपलोड कर रहा हूं, शेयर किया करो उनको दोस्तों के साथ, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को समझो। कई लोगों के साथ मुंह पता है सूत्र तो आवे, अब भैया सूत्र तो आवे लेकिन सूत्र को अप्लाई करना नहीं आता। अब हमने सूत्र रट लिया, सूत्र को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्या सीखना है यार, है। सीखने का मतलब तब है जब हम चीजों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। तो इस्तेमाल करने के लिए यहां पर देखिएगा, सिग्मा ए एक्स प्लस, मतलब हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, एक्स के कई सारे मान है, एक्स के बहुत सारे मान हमको दे दिए साहब, ठीक है ना। जैसे एक्स के मान यहां दे दिए 1 4 5 7 8, 1 4 5 7 8, ये हमें एक्स के मान दे दिए। अब इन सारे मानों में अगर मैं कुछ जोड़ दूं या इन सारे मानों में कुछ घटा दूं, इन सब में से मान लो 1 4 5 7 8, इन सारे मानों में से अगर मान लो मैं 5 घटा दूं तो यहां बचेगा -4, यहां बचेगा -1, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3। इन सब में से मैंने क्या घटा दिया, 5। तो जो मानक विचलन इसका है ना, वही मानक विचलन इसका है। मानक विचलन की सेहत पर कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या समझे, मानक विचलन की सेहत पर कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा साहब, ठीक है ना।
तो x के मानों में कोई समान राशि जोड़ दी जाए या घटा दी जाए तो मानक विचलन को b से प्लस b से कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा है a से गुणा करने से। अगर इन मानों को मैं किसी संख्या से गुणा करूंगा, इन मानों को मान लीजिए मैं 4 से गुणा कर दूं, इनका मानक विचलन मान लो, इसका मानक विचलन अगर सिग्मा है तो इसका मानक विचलन भी सिग्मा ही आएगा, ठीक है ना। ये सिग्मा वन दे रखा है अपन को इनका मानक विचलन, तो इसका मानक विचलन भी सिग्मा वन ही आएगा, समझ रहे हो। अब जैसे यहां पे ये मान दे रखे हैं अपन को, क्या क्या दे रखे हैं, 404, 416, 420, ठीक है, 416, 420, 428, 432। ये तो मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए इसलिए इतना लिख रहा हूं, नहीं तो मुंह जमानी सवाल है, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कतई, सच्ची बता रहा हूं, ध्यान से अगर आपने समझ लिया तो। अब इन सब में से 420 घटा दूं, इनका मानक विचलन सिग्मा 2 दिया है। अब इनमें सब में से 420 माइनस कर दूं तो ये कितना आएगा, -16, ठीक है। ये आएगा माइनस के 4, ये आएगा 0, ये आएगा 8 और ये आएगा 12। तो इनका मानक विचलन भी सिग्मा 2 ही आएगा, इनका मानक विचलन भी क्या आएगा, सिग्मा 2 ही आएगा। और ध्यान से अगर देखो तो ये जो मान है ना, इन मानों को 4 से गुणा करने पर प्राप्त हो रहे हैं। ये जो मान है ये इसको 4 से गुणा करो -16, इसको 4 से गुणा करो -4, इसको 0 से 4 से गुणा करो ये, इसको 4 से गुणा करा ये, इसको 4 से गुणा करा ये, इन मानों को 4 से गुणा करने पे तो ये आ रहे हैं। तो इनका जो मानक विचलन है ये मॉड 4 गुणा a से, अगर गुणा x के मानों को अगर a से गुणा कर रहे हो तो मानक विचलन मॉड a गुणा हो जाएगा। मतलब -4 से गुणा करते ना तब भी मानक विचलन 4 गुणा होता, -2 से गुणा करते तो मानक विचलन 2 गुणा हो जाता, तो मानक विचलन 4 गुणा हो जाएगा इसके मानक विचलन का, सिग्मा वन का। मतलब क्या रिलेशन बन गया, सिग्मा 2 बराबर 4 सिग्मा वन। और इसने हमसे पूछा है सिग्मा 2 बटे सिग्मा वन, तो सिग्मा 2 बटे सिग्मा वन कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा 2 बटे सिग्मा वन का मान आ गया 4। अब बताओ सवाल में कितना टाइम लगा। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है, वैल्यू क्लियर है, तो सवाल में कितना टाइम लग रहा है मेरे दोस्त, टाइम लग रहा है क्या, टाइम नहीं लग रहा। इसलिए चीजें ध्यान से समझ में आना बहुत जरूरी है। ऐसी ट्रिक्स को नोट करके रख लो अपने पास, बहुत शानदार शानदार गजब गजब ट्रिक्स हैं ये जो आप लोगों तक पहुंच रही हैं, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करें, ये क्वेश्चन अपन को दिया 1/4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 sin स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन करना है। जब भी बटे में ऊपर कांस्टेंट वैल्यू हो, बटे में साइन और कॉस हो और सबके ऊपर पावर 2 हो, अकेले साइन की पावर 2 हो, अकेले कॉस की पावर 2 हो, या साइन और कॉस दोनों की मिलकर के पावर 2 हो, तो ऐसे सवालों में इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉस स्क्वायर एक्स का अंश में भाग दे देते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स का हर में भाग दे देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स का अंश में भाग दे देते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स का हर में भाग दे देते हैं और tan x बराबर t मान लेते हैं। तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का अंश में भाग दोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, नीचे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर एक्स और ये मामला हो जाएगा dx। यहां पर अपन अब देखो नीचे tan x का अवकलन ऊपर मौजूद है तो tan x बराबर मान लिया जाएगा t, और tan x बराबर t मान लेंगे तो प्यारे बच्चों इसका अवकलन sec स्क्वायर एक्स इंटू में dx लगाएंगे, t का अवकलन 1 इंटू में dt हो जाएगा। मतलब ये sec स्क्वायर एक्स इंटू dx को क्या लिख देंगे अपन, dt, और sec स्क्वायर एक्स इंटू dx को dt लिख दिया। ये हो गया 1/4 प्लस 9t स्क्वायर बचेगा जिसको 3t स्क्वायर लिख देंगे। और जो 4 है इस 4 को क्या लिखा जा सकता है, इस 4 को लिखा जा सकता है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे दोस्त, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। यहाँ a का काम कौन कर रहा है, 2, 1/2 tan इनवर्स 3t/2 प्लस c। लेकिन हमें जब x के स्थान पर ax प्लस b का फॉर्मेट होता है तो हमें x के कोफिशिएंट का भाग देना होता है मेरे भाई। तो यहाँ 3 का भाग देना पड़ेगा, 3 का भाग देंगे तो 1/3, मतलब आंसर आएगा 1/6।
एन इनवर्स 3/2 और t का मान क्या लगाएंगे 10x, 3/2 10x प्लस सी, ये इसका आंसर आएगा 1/6 tan इनवर्स 3/2 10x प्लस सी। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6 tan इनवर्स 3/2 10x प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा। सच्ची बात। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। अब देखो ये लिमिट कैसे सॉल्व करें, लिमिट का एक स्पेशल वेराइटी है, ठीक है ना। जब भी ये आर और एन की जो समीकरण होती है ना, लिमिट होती है समेशन वाली, ये इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है इनडायरेक्टली। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस सवाल को आर बटे एन में चेंज करना होता है। तो आर बटे एन में चेंज करने के लिए नीचे से इसमें से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर 1/n आएगा, बाहर हमारे पास क्या आएगा 1/n। तो ये हमारे पास बचेगा 1/2 r/n माइनस r/n का होल स्क्वायर और 1/n हमारे पास आ गया, ठीक है ना। इस तरह से जब मामला बन जाए तो इसको इंटीग्रेशन में बदलने के लिए क्या करते हैं, आगे सिग्मा है तो जो सिग्मा है ना ये बदल जाता है इंटीग्रेशन में, r/n जो होता है उसकी जगह पर लिख देते हैं अपन x, ठीक है, और जो 1/n होता है उसकी जगह पर लिख देते हैं dx। तो ये इंटीग्रेशन की क्या सवाल बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन 1/√, में 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल बनता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगेगी, उस लिमिट को समझना बहुत जरूरी है। लिमिट निकाली जाती है प्यारे बच्चों, लिमिट, एक लिमिट आपको सॉल्व करनी पड़ेगी यहां पर, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r/n से। इसमें r का मान जो स्टार्टिंग में दे रखा है r बराबर 1 दे रखा है, तो r बराबर अगर 1 लगाएंगे यहां पर तो 1/n बनेगा और 1/n की लिमिट क्या हो जाएगी 0। और r का मान अगर मैं n लगाऊंगा, ये कह रहा है 1 से लेके n तक जाना है, लास्ट कहां तक जाएंगे n तक, n तक आप जाओगे तो r की वैल्यू n लगाओगे, n लगाओगे तो n/n कितना हो जाएगा 1, तो ये लिमिट 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी 0 से 1 तक, यस और नो। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ मुझे जल्दी से, ठीक है ना। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे ये विचारणीय बिंदु है। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन में अकेला द्विघात समीकरण मिले तो अकेले द्विघात व्यंजक का समाकलन प्यारे बच्चों पूर्ण वर्ग बनाकर किया जाता है। अकेले द्विघात व्यंजक का समाकलन कैसे किया जाता है, पूर्ण वर्ग बना करके किया जाता है। पूर्ण वर्ग बना करके करेंगे तो कैसे पूर्ण वर्ग बनाओगे प्यारे भैया, 1/0 से 1 में x की टर्म में इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, x² माइनस 2x। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो x का गुणांक कितना है 2, उसका आधा 1, उसका वर्ग 1, जोड़ दिया, ब्रैकेट में जोड़ो, ब्रैकेट में ही घटाओ ताकि गलती ना हो, ठीक है। दुर्घटना से देर भली, ठीक है, ऐसी जल्दी कोई काम की नहीं है मेरे भाई जो नेगेटिव करवा दे। अब ये माइनस जब इस -1 से गुणा होगा तो +1 हो जाएगा और ये माइनस में तीनों मिलकर के ये हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएंगे, 1/√x - 1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये मामला हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/√1 - एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x। x का गुणांक 1 है तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है, 1 की जगह कोई और कॉफिशिएंट होता तो हमें भाग देना पड़ता। और इसमें लिमिट लगाएंगे प्यारे बच्चों कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। पहले x का मान 1 लगाएंगे तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 माइनस साइन इनवर्स -1 बनेगा, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू -π/2 आएगी, तो ये मान +π/2 हो जाएगा। मतलब इस इंटीग्रेशन का जो मान हमारे पास आएगा, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r बराबर 1 to n 1/√2n r माइनस r स्क्वायर, ये मान हमारे पास कितना हो गया, π/2 हो गया। यस और नो, बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई, गजब तरीके से। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, सभी को बात समझ में आ रही है। चलिएगा
अब देखो ये स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स का बहुत ही प्यारा सवाल। हर टॉपिक को 1 बाय 1 धीरे 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 मिक्स करके सारे कॉन्सेप्ट को तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है हमारा ये, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये चीज। और ये यूनिक प्रोग्राम उन्हीं लोगों को बेनिफिट देगा जो रेगुलरली इसको जुड़ रहे हैं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सीखने के लिए। हमने अपने आप में कंसिस्टेंसी बनाने का पूरा प्रयास किया कि डेली हर सुबह 8 बजे हर हाल में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिले और नेक्स्ट क्विज आपको मिले, ठीक है ना। आप लोग ये अपने रूटीन में ले आओ कि डेली हमें क्विज को तुरंत सॉल्व करना है और पुरानी क्विज का सॉल्यूशन हमें देखना है, कॉपी में सॉल्यूशन नोट करने, एक अच्छा कलेक्शन, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों के पास बन जाएगा और सारे टॉपिक्स जो है ना वो आपके माइंड में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। कोई भी चीज भूलने नहीं दूंगा आपको मैं। जैसे ही भूलने लगोगे एक क्वेश्चन पटक दूंगा उठाकर सामने, तुरंत याद हो जाएगी सारी चीज, ठीक है ना। बशर्ते आप लोग रेगुलरली चीजों को अटेम्प्ट करते रहें। क्या सवाल कह रहा है, सवाल को जरा ध्यान से पढ़ें। 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया गया। एक चोटी है और चोटी कितनी ऊंची है, मीनार कितनी ऊंची है, 40 मीटर। ऊपर से एक पिंड को गिराया, एक पिंड को छोड़ दिया। जब किसी पिंड को जस्ट छोड़ते हैं तो उसका इनिशियल वेग 0 होता है और जैसे ही ऊपर से छोड़ा नीचे से एक और कण फेंक दिया, दूसरा पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंक दिया। कितने वेग से फेंका मेरे भाई, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे से। अब नीचे से ऊपर फेंकने के लिए तो कुछ वेग देना पड़ेगा, जब ही तो ऊपर जाएगा, नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा मेरे भाई। तो नीचे से एक पार्टिकल को फेंक दिया, कितने वेग से, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे से ऊपर की ओर फेंक दिया। और ये कहा गया है कि t सेकंड पश्चात दोनों h मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। तो भैया t को मान बताओ और h को मान बताओ। तो पहले तो प्रश्न की ज्योमेट्री समझ में आनी चाहिए अपन के। देखो लालाओ, यहां पर मामला क्या है, मामला ऐसा है कि ये हमारे पास एक मीनार है, खाए मीनार, ये रही, वो खा गई। ये भाई 1 मिनट, मीनार को लाया जाए, ठीक है। छोटी कैसे हो गई मीनार, हाँ ये हमारे पास एक मीनार है, दिस इज ए मीनार। अब इस मीनार में एक पार्टिकल को ऊपर से गिराया। अब जो ऊपर से पार्टिकल को जस्ट गिराया, किसी पार्टिकल को जस्ट गिराओगे तो उसका इनिशियल वेग 0 होगा। उसी क्षण एक दूसरे पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका, नीचे से ऊपर जिसको फेंका उसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे से ऊपर उसको फेंका गया, ठीक है। अब 20 मीटर प्रति सेकंड, देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं, हर एक चीज की ट्रिक भी नहीं बनानी चाहिए, कुछ ज्योमेट्री हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ताकि सवाल की लैंग्वेज को घुमाए तो हमें सवाल को करना जाए। कितने सारे फॉर्मूले रटेंगे नहीं तो अपन, जब कैलकुलेटर से लंबा सवाल हो तो फिर भी कोई जुगाड़ ढूंढे, जब बड़े सवाल है नहीं और फिर भी उनके फॉर्मूला याद करने बैठ जाओ, क्या मतलब है। सीखो, कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखना इज वेरी वेरी जरूरी। हाँ, तो नीचे से एक पार्टिकल को फेंका, कितने वेग से, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और दोनों पार्टिकल भैया एक जगह पे मिले। ई ऊपर से आ रहा है नीचे यहाँ, ई नीचे से जा रहा है ऊपर यहाँ, दोनों यहाँ मिले और यहाँ की जो ऊंचाई है वह h है। अब यहां मिले, दोनों एक संग फेंके, एक संग मिले, तो जितना समय इस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में लगा उतना ही समय इस पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में लगा। मतलब इसने समय लिया t, तो इसने भी समय लिया t सेकंड पश्चात मिले। इसने यहां से यहां तक आने में कितनी दूरी तय करेगा, 40 माइनस h। ये दूरी तो 40 माइनस h है ना, टोटल 40 है, h ऊपर ये मिल रहे हैं और ये दूरी तय करिए h। अब गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण, न्यूटन की गति का जो दूसरा समीकरण होता है प्यारे बच्चों, वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u उसका प्रारंभिक वेग है, t समय अंतराल है, a उसका एक्सीलरेशन है, s वो दूरी है जो उस समय अंतराल में तय की गई है। अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशन के अंदर आ रहा है, तो a इजिकल टू जी हो जाता है, डाउनवर्ड्स आ रहा है तो, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन माइनस जी हो जाता है, a इजिकल टू माइनस जी लिख देते हैं। ठीक है साहब।
अब पार्टिकल को जब ऊपर से गिराया तो ये तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरा है, तो इसमें तो u का मान 0 हो गया, a का मान g हो गया, दूरी s का मान हो गया 40 माइनस h, ये तो u 0 होने के कारण 1/2 g t स्क्वायर, एक समीकरण ये बनी। ये नीचे से ऊपर गया, h दूरी तय करी, प्रारंभिक वेग उसका 20 है, u का मान 20 लगा दिया, 20 t, नीचे से ऊपर गया है तो a का मान माइनस जी लगेगा, 1/2 जी टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को पकड़ के जोड़ दो, दोनों को पकड़ के अगर जोड़ देंगे तो h से h कट जाएगा मेरे भाई, 40 इजिकल टू ये कट जाएगा 20t, तो यहाँ t बराबर आ गया सीधे सीधे 2 सेकंड, t बराबर आ गया 2 सेकंड। अब t बराबर 2 सेकंड हो गया तो ये दोनों आंसर गलत हो गए। अब t बराबर 2 सेकंड पे 2 ऑप्शन दे दिए, नहीं तो मैं फटाफट आंसर लगा देता अगर एक और में कुछ और होता तो। अब t बराबर 2 सेकंड में तय की गई दूरी h का मान चाहिए, तो यहां t का मान 2 लगा दो, यहां t का मान क्या लगा दें 2, ठीक है ना, और g का मान 9.8 के आसपास ले लेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में अगर बात कर रहा है तो h इजिकल टू 20 दूनी कितना हो गया 40 माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 से 4 कटेगा 2 बार तो 2, g का मान हो गया 9.8, g का मान हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड के अंदर MKS सिस्टम में गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 40 माइनस 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19.6, तो ये आ जाएगा 20.4, 20.4 आ जाएगा, मतलब आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो कोई ज्यादा लंबा सवाल थोड़ी था, कंसेप्ट आना चाहिए था बस। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, अच्छे से चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, अच्छे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कतई, क्लियर बात। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, 9-10th लेवल का सवाल है क्या नहीं। 28 प्लस 10 रूट 3 की घात 1/2 माइनस 5 माइनस 2 रूट 6 की घात 1/2, डेली 15 से 20 मिनट लर्निंग, क्विक लर्निंग, 15 से 20 मिनट तो निकाल ही सकते हो मेरे दोस्त, है क्या नहीं। 28 प्लस 10 रूट 3 की घात 1/2 माइनस 5 माइनस 2 रूट 6 की घात 1/2, यहां देखना इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा रूट 3, या इसको लिख दिया मैंने 5 का वर्ग 25 प्लस 3। तो ध्यान से अगर ये देखें ना ये वाला मान, तो ये मान बन रहा है, ये वैल्यू बन रही है क्या 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, 5 का स्क्वायर 25 रूट 3 का स्क्वायर 3, दोनों के गुणा, तो अब ऊपर अंडा रूट है तो या पूरे को मान आ जाएगा 5 प्लस रूट 3। ऐसे ही यहां इसको लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 2 और इसको लिख दिया 3 प्लस 2, तो ध्यान से देखें तो ये मामला बन रहा है रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 3 का वर्ग 3 रूट 2 का वर्ग 2 और दोनों के गुणा का दुगना माइनस में, ठीक है। तो अब ये घटेगा, इसमें से इसको घटाना है, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5 प्लस रूट 2। तो क्विक आंसर हमारे पास क्या आ गया 5 प्लस रूट 2, 28 प्लस 10 रूट 3 की होल पावर 1/2 माइनस 5 माइनस 2 रूट 6 की होल पावर 1/2, तो ये मान हमारे पास कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स 5 प्लस रूट 2। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये थी क्विज 10 के सारे सॉल्यूशंस, क्विज 11 टेलीग्राम पर डाल दी गई है, फटाफट से जाकर उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मुलाकात करवाता हूं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों से जिन्होंने अभी सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर, ठीक है ना, मात्र नाम मात्र के स्टूडेंट्स में से हमने सिलेक्शंस निकाले हैं, ठीक है ना, और अगली बार आप लोगों की बारी है, ठीक है। और हमारे पेड बैचेज भी, हमारे टेलीग्राम, हमारे जो पेड एप्लीकेशन है ओम ज्ञान केंद्र का, प्ले स्टोर पर जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के नए बैचेज चल रहे हैं, जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीजों को हम लोग करवाते हैं, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्चुअल भी करवाते हैं, ट्रिकी भी करवाते हैं, बाकायदा सारे नोट्स वगैरह सारी चीज, बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट, मात्र नाम मात्र की फीस में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा 8829823301 पर आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेली क्यूजेज के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है, और भी कई सारे नोट्स वगैरह के लिए, डेली अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।
maths by हेमेंद्र सर, टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम पर सर्च बार में आप ये टाइप कीजिएगा maths by हेमेंद्र सर, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा, ओम ज्ञान केंद्र, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के ऑन करके रखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स बराबर मिलती रहें। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली क्विज के साथ, धन्यवाद।